नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फंड में निवेश करते समय फंड का रिटर्न देखते हैं, पर समझ नहीं आता कि एनुअलाइज्ड रिटर्न देखें, एब्सोल्यूट रिटर्न देखें कि सीएजीआर। आज बताएंगे इन सब का मतलब और कब कौन सा रिटर्न देखना चाहिए, और साथ ही ये भी बताएंगे कि फंड के अल्फा और बीटा से उसके रिस्क पैरामीटर को कैसे समझें। आज रिस्क और पैटर्न मतलब रिस्क और रिटर्न के पैटर्न पर हम करने वाले हैं खास चर्चा, और हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। प्रतिभा और कीर्तन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम फंड के रिटर्न को देख रहे हैं तो कौन सा रिटर्न देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, और कैसे ये इम्पैक्ट करता है एक फंड की परफॉर्मेंस को। इसलिए हम रिटर्न से ही शुरुआत करते हैं। फिर रिस्क को भी समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली एक फंड में कितने तरह के रिस्क होते हैं, जिसको सोच और समझ के आपको फंड को चुनना चाहिए। सबसे पहले ज़रा फंड के रिटर्न का फंडा समझते हैं। कीर्तन, जब भी हम एक फंड को दूसरे फंड से उसकी तुलना करते हैं, हम उनके रिटर्न देखते हैं। कई बार एनुअलाइज्ड रिटर्न मेंशन होता है, कई बार एब्सोल्यूट रिटर्न मेंशन होता है, कई बार सीएजीआर मेंशन होता है। तो एक निवेशक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिरकार ये अलग अलग तरह के रिटर्न है क्या एक फंड के, और इनसे पता क्या चलता है। ज़रा बताइए, ये रिटर्न जो है वो अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं फंड में? स्वाति जी, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टिपिकली पिछले 3 साल का रिटर्न देखकर निवेश कर लेते हैं, पर उनको रिटर्न के अंदर कौन से अलग अलग टाइप के रिटर्न्स हैं उनमें बाइफरकेशन नहीं समझता। जैसे इन जनरल किसी भी म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट में उन्हें दो तरीके के रिटर्न्स दिखेंगे। एक होगा एब्सोल्यूट रिटर्न और दूसरा होगा सीएजीआर या एक्सआईआरआर। अब एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है आपको जितना टोटल रिटर्न मिला है आपके इन्वेस्टमेंट पर, और एक्सआईआरआर का मतलब है आपको एनुअलाइज रिटर्न कितना मिला है। थोड़ा सा और विस्तार में समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने एक 8% की फिक्स डिपॉजिट की है 1 साल के लिए, तो अगर आप 6th मंथ पे देखेंगे तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न होगा 4%, क्योंकि वो 4% आपको मिल चुका है। पर आपका एनुअलाइज रिटर्न या एक्सआईआरआर 8% दिखाएगा, क्योंकि वो अज्यूम करता है कि अगर 6 महीनों में 4% मिला है तो अगले 6 महीनों में दूसरा 4, यानी आपको 8% रिटर्न मिलेगा। तो एक्स आई आर आर टिपिकली आपको पूरे साल का रिटर्न दिखाता है, ये प्रोजेक्ट करके कि पिछले 6 महीनों में जितना रिटर्न हुआ था वो अगर कंटिन्यू करेगा तो आगे वाले 6 महीनों में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो साल का रिटर्न 8%, पर एब्सोल्यूट रिटर्न आपको वही नंबर दिखाता है जो आपको मिल चुका है। राइट। अब अगर आपका निवेश 1 साल से कम समय के लिए हुआ है तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न देखना चाहिए, और 1 साल से ज्यादा के लिए आपका निवेश अगर हुआ है तो आपको एक्सआईआरआर रिटर्न देखना चाहिए। ये दो चीज अगर आप समझ ले अच्छे से, तो आप दो प्रोडक्ट्स के बीच में सही तरीके का कंपैरिजन कर पाएंगे। एब्सोल्यूट रिटर्न तब देखें जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से नीचे का है, और 1 साल से ऊपर का अगर इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो उसे एक्सआईआरआर के बेसिस पे कंपेयर कीजिए। ओके, तो एब्सोल्यूट रिटर्न कब देखना है, एनुअलाइज रिटर्न कब देखना है, ये हमने समझा। लेकिन जब एक निवेशक, प्रतिभा, जब एक निवेशक किसी एक फंड के बारे में जानकारी जुटा रहे होते हैं, क्या उनके लिए ये सब जानकारी हासिल करना क्या इतना आसान होता है? कैसे पता चल पाए कि वो एक एब्सोल्यूट रिटर्न देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे उसको देखें? एनुअलाइज रिटर्न को कैसे रीड करना ज़रूरी है? हमने एक टाइम फ्रेम, टाइम पैटर्न तो समझ लिया कीर्तन से, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि ये जानकारी मिलेगी कहाँ से, और क्या एब्सोल्यूट रिटर्न को एब्सोल्यूट रिटर्न से ही कंपेयर करना सही रहता है, और एनुअलाइज रिटर्न को एनुअलाइज रिटर्न, दूसरे फंड के एनुअलाइज रिटर्न से ही कंपेयर करना सही रहता है? नॉर्मली जब कस्टमर्स इन्वेस्ट करते हैं उनको रिपोर्ट्स आता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उन्होंने जो फंड्स चुने हैं या पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें दोनों रिटर्न्स बताया जाता है, एब्सोल्यूट भी और एनुअलाइज्ड भी। जैसे कीर्तन ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि लेस देन 1 ईयर आप एब्सोल्यूट देखो, मोर देन 1 ईयर आप
XIR देखो। लेकिन अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल जो कोई भी रिसर्च वेबसाइट में जाओगे, आप वैल्यू रिसर्च हो कि एडवाइजर कोच, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपको एनुअलाइज्ड ही बताएंगे, एब्सोल्यूट नहीं बताएंगे। एब्सोल्यूट का ये समझना बहुत जरूरी है कि एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ इतना देखता है कि आपने कितने पैसे डाले और आपको कितना रिटर्न मिला। ये नहीं देखता है कि कितना टाइम के लिए मिला। मान लीजिए आपने जस्ट एक हाउस के एग्जांपल से मैं बताती हूँ, अगर आपने 20 लाख का कोई घर लिया है और कुछ साल बाद आपने 1.4 करोड़ में बेच दिया, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, 7 टाइम्स हो गया, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स होगा कि बहुत अच्छा रिटर्न आया होगा। लेकिन इसने ये एब्सोल्यूट रिटर्न होता है, आपने डाला 20 और आया आपको 1.4, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिखता है। लेकिन अगर आप उसको एनुअलाइज करोगे, और एनुअलाइज करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कितने वक्त के लिए आपने वो हाउस को रखा और कितने साल बाद आपने बेचा। अगर आपने 15 साल के लिए उसको होल्ड ऑन किया है, तो आपका एनुअलाइज रिटर्न हो गया 13, करीब करीब 14%, 13.85। अगर आपने 20 साल के बाद बेचा सिर्फ 10.22, और 25 साल तो 8%। तो ये इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो ये जरूरी है, आपको दिखेगा भी कहीं पे भी एनुअलाइज रिटर्न ही दिखेगा, नॉर्मली रिसर्च वेबसाइट में एब्सोल्यूट नहीं दिखेगा। और आपको देखना भी है एनुअलाइज रिटर्न्स, बिकॉज एब्सोल्यूट कैन बी मिसलीडिंग, कि आपको लेके 25 साल बाद रिटर्न नहीं देखना है, आपको एनुअली कितना मिल रहा है ये देखना जरूरी है। कीर्तन, मुझे एक बात जरा समझाइए कि एब्सोल्यूट और एनुअलाइज रिटर्न, मतलब आप कहीं पर भी किसी साइट में जाएंगे, जैसा प्रतिभा ने बताया, कोई भी एक फाइनेंशियल साइट है, वहाँ पर फंड की परफॉर्मेंस दी होती है और लिखा होता है बाकायदा एनुअलाइज रिटर्न है या फिर एब्सोल्यूट रिटर्न है। एक टाइम पे तो आप एक ही टाइप का रिटर्न देख पाते हैं, एब्सोल्यूट देख पाएंगे या फिर एनुअलाइज देख पाएंगे किसी फंड का। लेकिन डिफरेंस कितना होता है? जैसे आपने कहा कि एक टाइम फ्रेम पर भी डिपेंड करता है, 1 साल से कम का आपको निवेश का परफॉर्मेंस देखना है तो एब्सोल्यूट रिटर्न देखना बेटर रहता है। 1 साल से ऊपर अगर आप निवेश का सटीक परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं किसी फंड का, तो एनुअलाइज बेटर रहता है। पर एक एब्सोल्यूट और एनुअलाइज रिटर्न के बीच का डिफरेंस कितना रहता है? क्या ये बहुत ज्यादा वाइड होता है डिफरेंस एक ही फंड में? बहुत ज्यादा वाइड हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने आज निवेश किया और 3 महीनों में उस फंड ने आपको 10% रिटर्न दे दिया, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न तो 10% दिखेगा क्योंकि आपको 10% मिला है। पर अगर इसे मैं अगर एनुअलाइज कर दूं सिंपल रखने के लिए, एक क्वार्टर में अगर आपको 10% मिला है, साल में 4 क्वार्टर है, तो आपका रिटर्न 30-40% दिखेगा XIRR में। तो वो बड़ा इरेशनल डेटा पॉइंट है, क्योंकि XIRR कैलकुलेट करते वक्त ये अज्यूम करेगा कि एक क्वार्टर में अगर आपको 10% मिला है तो हर क्वार्टर में 10-10% मिलेगा और साल के एंड में 40% हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप एक साल के नीचे का रिटर्न देखते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आपने निवेश किया उसके बाद या तो इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी से गिर गया या इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी से ऊपर चला गया, तो उसी को वो मल्टीप्लाई करके, उसी को एनुअलाइज करके आपको XIR में बहुत बड़ा नंबर दिखेगा जो शायद रियलिस्टिक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक क्वार्टर में अगर आपने 10% बना लिया है तो अगले 3 क्वार्टर में भी 10-10% बनकर पूरे साल का 40% बनेगा। पर XIRR आपको 40% दिखाएगा, ये अज्यूम करके कि क्योंकि आपने एक क्वार्टर में 10 बनाया, आगे वाले 3 क्वार्टर में भी 10-10 बनाओगे तो एनुअलाइज 40 हो जाएगा। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए साल के नीचे का निवेश है तो एब्सोल्यूट देखे, साल के ऊपर का निवेश है तो XIRR देखे। ओके, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। और क्या ये डिफ़र कर सकता है प्रतिभा? क्योंकि डेफिनेटली लोगों के मन में सवाल उठ सकते हैं कि क्या ये फंड टू फंड पे भी डिफ़र कर सकता है? क्या हम यहाँ पर सिर्फ एक इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं? क्या डेट में कुछ अलग तरीके का मैकेनिज्म होता है रिटर्न का? वहाँ पर जो रिटर्न मापने का जो तरीका है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू इक्विटी फंड्स? रिटर्न मापने का तरीका तो सेम ही होगा एब्सोल्यूट और CAGR या XIRR में। लेकिन एक चीज है, डेट का एक रेगुलर पैटर्न पे आपको इन्वेस्टमेंट मतलब आपने 1 साल के लिए डाला तो 3 महीने बाद अगर आपने देखा तो 10% आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरे साल में अगर 10% मिलना है तो 2.5 दिखेगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको 2.5 मिला है। तो और XIRR आपको दिखेगा कि आपको 10% मिलने वाला है। और शायद ये करेक्ट भी होगा, क्योंकि इतना वेरिएशन, इतना उतार चढ़ाव नहीं होता डेट फंड्स में। आमतौर पे अगर आपने
इंटरेस्ट रेट वाला फंड्स, इंटरेस्ट रिस्क वाला फंड्स नहीं लिया तो इतना उतार चढ़ाव नहीं होता। जब उतार चढ़ाव नहीं होता है तो आपको पता चलता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न भले ही 2.5 है, तो पहले 3 महीने में 2.5 मिल गया, बाकी वापस 3 महीने में आपको 2.5 मिलेगा 5%। ऐसा करते करते पूरे साल में 10% मिलना है, तो आपको क्लियरली दिखेगा। लेकिन ये बात इक्विटी में अलग है, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। हो सकता है फर्स्ट 3 मंथ्स में, मान लीजिए अभी तो पॉजिटिव रिटर्न्स का जमाना, नेगेटिव भी है, -10% रिटर्न है, और किसी कस्टमर को रिपोर्ट आया कि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न -10 है और आपका XIRR -40 है, तो बहुत डरावनी चीज होती है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में भले ही -10 हो, नेक्स्ट में +10 भी हो सकता है, +15 भी हो सकता है, तो वास्टली डिफरेंट हो सकता है इक्विटी में। डेट में इतना वॉलिटिलिटी नहीं रहता, तो आपको इतना मतलब हार्ट अटैक नहीं आएगा। ओके बिल्कुल, ये समझना एक्चुअली ज़रूरी है, क्योंकि आप मिसलीड ना हो जाए रिटर्न को देखकर। जब आप यूजुअली पास्ट रिटर्न को देखकर अपने डिसीजंस रखते हैं किसी फंड को चूज़ करने के पीछे, तो आप एनालाइज देख रहे हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न देख रहे हैं। अगली बार ज़रा इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, इसको सोचिएगा और समझिएगा कि आपका जो आगे आने वाला रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है ड्यू टू दीज रीजंस। रिस्क की तरफ आते हैं कीर्तन। इन्वेस्टमेंट में तो वैसे बहुत तरीके के रिस्क होते हैं। आपके एक फंड से जुड़ा हुआ रिस्क है, एक पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ रिस्क होता है, एक खुद निवेशक से जुड़ा हुआ रिस्क होता है। पर रिस्क को मापने के कुछ पैमाने हैं जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। पहले ज़रा नटशल में बताइए, रिस्क को समझने का तरीका क्या है एक म्यूचुअल फंड में? स्वाति जी, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तोलने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 डेटा पॉइंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। और इन 2 डेटा पॉइंट्स की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट शीट्स और बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स पे काफ़ी इजीली अवेलेबल है। सबसे पहला तो आपका डेटा पॉइंट है, आपको बीटा देखना पड़ेगा। बीटा को मार्केट रिस्क कहा जाता है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो किसी भी इंडेक्स का बीटा 1 होता है। ओके, अगर मान लीजिए आपके फंड में भी आपका बीटा 1 है, तो इसका अजम्पशन ये है कि आपके फंड का रिस्क आपके इंडेक्स के समान है, इसलिए आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंडेक्स के जितनी ही होनी चाहिए। पर अगर मान लीजिए आपके फंड में बीटा 2 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडेक्स का बीटा 1 है और आपके फंड का बीटा 2 है, तो आप इंडेक्स से दुगना रिस्क ले रहे हैं। और अगर आपके फंड में बीटा 0.5 है, इसका मतलब है कि आपका फंड इंडेक्स से आधा रिस्क ले रहा है। तो अब ये तो बड़ा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। इसीलिए 1 से ऊपर अगर आपको बीटा दिखे आपके फंड में, तो आपका फंड इंडेक्स से ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो उससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखिए। और अगर आपका फंड 1 से नीचे बीटा रिस्क ले रहा है, तो इंडेक्स से कम रिस्क ले रहा है, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन उस फंड से इंडेक्स रिटर्न से कम होनी चाहिए। तो ये एक पैरामीटर है जिसको आप मार्केट रिस्क कहते हैं। दूसरा पैरामीटर है जिसे आप पोर्टफोलियो रिस्क कहते हैं, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर सिंप्लीफाई करूं इसे, तो मान लीजिए अगर किसी एक फंड ने पिछले 3 सालों में 10% का रिटर्न दिया है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस फंड से बन जाती है कि ये शायद मुझे आने वाले 3 सालों में भी 10% का रिटर्न दे दे। पर अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन तो 10 की है, पर रियली ये पॉसिबल नहीं है कि अगर पिछले 3 सालों में फंड ने 10% रिटर्न दिया तो आगे वाले 3 सालों में भी 10% रिटर्न दे दे। पर आगे वाले 3 सालों में बैंड क्या हो सकता है रिटर्न का, वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से समझेगा। तो मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन 10% है, पर इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, तो 10 के ऊपर 15 आपको 25% तक पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है, या 10 के नीचे 15 आपको -5% तक का रिटर्न मिल सकता है। यानी आपकी एक्सपेक्टेशन तो फंड से 10% है, पर आपकी रिटर्न -5 से लेके +25 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। इसीलिए जितना बड़ा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, उतना आपका रेंज बढ़ जाएगा, इसीलिए उसे पोर्टफोलियो रिस्क कहा जाता है। ओके, तो रिस्क को समझने के 2 पैमाने, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा, इसमें थोड़ा-सा और विस्तार से बात करेंगे। कुछ फंड के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अलग-अलग टाइम होराइज़न में जो फंड का बीटा है, या फिर जो फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है,
वो कितना बदलता है, उसके आधार पर आपको एक फंड कैसे चूज कर सकते हैं, इस पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। शो में आज हम फंड के रिस्क और रिटर्न का पैटर्न समझ रहे हैं। हमारे साथ कीर्तन शाह हैं और प्रतिभा गिरीश से चल रही है खास चर्चा। प्रतिभा, हम फंड के रिस्क और रिटर्न के पैटर्न को जब समझें तो खास तौर पर रिस्क, कुछ देर पहले कीर्तन ने बताया कि जो फंड का बीटा है और जो फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैसे कारगर साबित होता है, कैसे ये एक पैमाने हैं हमें बताने के लिए काफ़ी रहते हैं कि फंड में कितना रिटर्न है, कितना रिस्क है। मुझे अगर आप कुछ फंड्स के ज़रिए ज़रा समझा पाएँ अलग अलग होराइजन में या कैटेगरी के थ्रू, जिससे एक व्यूअर को समझ में आए कि आखिरकार जो ये बीटा या स्टैंडर्ड डिविएशन है वो किस तरीके से वेरी कर सकता है। थैंक यू स्वाति जी। पहले तो हम देखते हैं कि अगर लार्ज कैप फंड हम चुने, रैंडमली कोई भी 3 फंड्स हम चुनते हैं। हमने चुना है HDFC टॉप 100, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी। अब ये 3 फंड्स का, क्योंकि हमने सिर्फ अभी बीटा का बात किया तो हम बीटा की बात करते हैं। तो इन 3 फंड का मार्केट रिस्क क्या है ये चेक करना था हमें डिफरेंट टाइम होराइजन्स में, मतलब 3 साल के टाइम पीरियड में क्या इनका बीटा रहा है। अगर आप देखेंगे तो HDFC टॉप 100 का जो बीटा 3 साल के लिए है 0.95 है, मतलब मार्केट से कम रिस्क लिया है। और ICICI प्रूडेंशियल ने 0.87 मतलब उससे भी कम रिस्क लिया है, और ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी ने 0.92 लिया है। तीनों ही फंड ने बेंचमार्क से कम रिस्क लिया है। और कैटेगरी जो एवरेज है लार्ज कैप कैटेगरी का वो 0.99 है, इससे भी तीनों ही फंड ने कम रिस्क लिया है। तो अगर कम रिस्क लिया है तो कम उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। ये भी देखना जरूरी है कि क्या 3 साल में जो बीटा है वो सेम रहेगा ओवर 5 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। अगर 5 साल के लिए देखेंगे तो बीटा बदल जाता है, ये टाइम होराइजन के ऊपर डिपेंड होता है पिछले 5 साल में क्या बीटा रहा है। अगर HDFC टॉप 100 देखेंगे जो 0.95 था 3 इयर्स के लिए, वो बन जाता है 1.01 5 इयर्स के लिए, मतलब मार्केट से थोड़ा ऑलमोस्ट मार्केट जितना 0.01 ज्यादा है। और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 0.87 से 0.94 हो गया उसका बीटा, और ABSL जो है उसका 0.92 से 0.98, मतलब हर एक फंड का बीटा जो है वो ज्यादा हो गया व्हेन यू कंपेयर इट विद 3 ईयर होराइजन। लेकिन कैटेगरी का अगर आप देखेंगे, पूरा कैटेगरी का जो एवरेज बीटा है वो 0.99 से 0.97 हो गया। तो ये अगर आप कैटेगरी में देख रहे हैं कि कौन सा फंड आपको चुनना चाहिए, तो अलग सिर्फ बीटा को लेके हम नहीं चुन सकते, लेकिन बीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे कम जहां बीटा है, सबसे कम रिस्क ले रहे हैं, इसके साथ हमें एक तो कम रिस्क लेना है, दूसरा हमें ज्यादा रिटर्न भी चाहिए। सिर्फ कम रिस्क और कम रिटर्न नहीं चलेगा, कम रिस्क भी चाहिए और ज्यादा रिटर्न भी चाहिए। तो कम बीटा और ज्यादा अल्फा वाले प्रोडक्ट्स हम चुनना चाहेंगे, ये अगर 3 फंड्स में बात करेंगे। अगर आप यही चीज कोई बैलेंस एडवांटेज फंड चुनना चाहते हो, तो उसमें भी अगर आप 2 फंड्स में कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा लेना चाहिए, तो अल्फा और बीटा के जरिए आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे कम रिस्क है और ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो बीटा के साथ एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया प्रतिभा ने, वो है अल्फा, मतलब कम बीटा और ज्यादा अल्फा वाला फंड आपको चुनना चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कीर्तन, मैं आपसे जानूंगी, बीटा कम होना चाहिए फंड का लेकिन अल्फा ज्यादा होना चाहिए, तो जो अल्फा है वो कैसे फंड को जो है वो इम्पैक्ट करता है और वो कैसे एक फंड को चुनने में आपके फंड के परफॉर्मेंस को मैटर करता है? आई थिंक ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर फंड की परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को मेजर करना चाहता है, देखिए जैसे जब मैं बीटा समझा रहा था, मैंने कहा था कि इंडेक्स का बीटा 1 होता है और आपके फंड का बीटा 1 है, तो आप इंडेक्स जितना ही रिस्क ले रहे हो तो आप इंडेक्स जितना ही रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। पर अगर आपके फंड का बीटा 2 है, आप इंडेक्स से ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए। और इंडेक्स से कम बीटा अगर आपका है स्कीम का 0.5, तो आपको इंडेक्स से कम रिटर्न मिलेगा, फिर भी चलेगा क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हो। अगर आप ये 3 डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखिए तो 3 फंड्स से कंपेयर करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये अल्फा कैसे यूजफुल है। मान लीजिए फंड ए, फंड बी, फंड सी तीनों ने 12-12% रिटर्न एक्चुअल में दिया है। ओके,
और इंडेक्स का भी रिटर्न 12% है, यानी इंडेक्स ने 12 दिया है, तीनों स्कीम्स ने 12% रिटर्न दिया है। पर स्कीम ए का बीटा 1 है, तो क्योंकि स्कीम ए का बीटा 1 है, उसने इंडेक्स जितना ही रिस्क लिया हुआ है, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंडेक्स जितनी ही थी, जो कि 12% है, तो आपके स्कीम का अल्फा हो जाएगा 0, क्योंकि आपने रिस्क इंडेक्स जितना लिया था, तो आपका रिटर्न भी इंडेक्स जितना ही होगा। पर अगर आप फंड बी देखें, आपके फंड ने 2 यूनिट बीटा रिस्क लिया था। इसका मतलब आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंडेक्स से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने इंडेक्स से ज्यादा रिस्क लिया था। अब वो कुछ कैलकुलेशन करके वो मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन आई 19%। 19% का सिंपल मतलब ये है, क्योंकि आपका फंड 2 यूनिट बीटा रिस्क ले रहा है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंडेक्स से ज्यादा है। इंडेक्स अगर 12 दे रहा है, तो आपको 19 चाहिए। अब अगर 19 के सामने आपके फंड ने 12% रिटर्न दिया है, तो आपका अल्फा होगा -7। अब आप सोचोगे कि आपके फंड का भी रिटर्न 12 है, इंडेक्स का भी 12 है, तो आपके फंड ने इंडेक्स जितना अच्छा परफॉर्म किया है, पर वो मेजर नहीं है। आपके फंड ने इंडेक्स से दुगना रिस्क लिया है, इसीलिए आपसे रिटर्न एक्सपेक्टेशन थी 19, पर आपने सिर्फ 12 किया है, तो आपके फंड का अल्फा होगा -7। पर अगर आप फंड सी देखें, क्योंकि आपने 0.5% बीटा लिया, रिस्क लिया है, जो इंडेक्स से कम है, आपसे रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम थी स्कीम से, जो है सिर्फ 8.5। अब अगर आप कम एक्सपेक्टेशन में भी 12% जो इंडेक्स जितना रिटर्न जनरेट करते हैं, तो आपका अल्फा है 3.5। इसका मतलब आपने इंडेक्स जितना ही अच्छा परफॉर्म किया है, पर क्योंकि आपने इंडेक्स से आधा रिस्क लिया 0.5, मैं कह रहा हूं कि आपने 3.5% से आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को। तो देखिए, तीनों फंड्स ने 12-12-12% रिटर्न दिया है, पर फंड सी क्योंकि इंडेक्स से आधा रिस्क ले रहा है, उसके सामने अल्फा उसका 0.35 हो जाएगा। अगर ये सब बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट लग रहा है, एक सिंपल चीज ध्यान में रखिए, किसी भी फंड का अल्फा अगर 0 है या पॉजिटिव में है, उस फंड ने अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो आपको एक ऐसे फंड में पैसा लगाना है जिसका अल्फा 0 हो या एटलीस्ट पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर किसी भी फंड का अल्फा +3.5 है, इसका मतलब है कि उससे एक्सपेक्टेशन थी 12 की, पर उसने दिया 15.5। अगर किसी भी फंड का बीटा -5 है, अल्फा -5 है, इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उस फंड से 12 थी, पर फंड ने आपको दिया 7। इंडेक्स से आप सीधा सीधा नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आपने शायद इंडेक्स जितना रिस्क नहीं लिया है। ओके, बहुत अच्छे से समझाया आपने कीर्तन, एक टेबल के जरिए कि क्या इंपॉर्टेंस है अल्फा की, और अल्फा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आखिरी सवाल, बहुत छोटा जवाब प्रतिभा आपसे, ये जो पूरी जानकारी है, क्योंकि नॉर्मल निवेशक जो है, एक रिटेल इन्वेस्टर, उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो समझना, हर बार इसको देखना, कहाँ पर ये सारी जानकारी मिल सकती है, कैसे पता चले कि उनके फंड का अल्फा पॉजिटिव में है कि नहीं है, ये जो पूरी जानकारी है, ये कहाँ रेगुलरली वो पढ़ें? मनी कंट्रोल में मिल सकता है, मॉर्निंग स्टार में मिल सकता है, कहीं पे भी अगर आप रिस्क एनालिसिस करोगे, कोई भी फंड आपको लेना है, जैसे आपको लेना है एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज, तो आप रिस्क एनालिसिस ऑफ एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज टाइप करोगे, तो आपको मिल जाएगा उसका बीटा। उसके साथ क्लियरली लिखा होगा कि वर्सेस कैटेगरी एवरेज क्या है, लो वॉलेटिलिटी में है, हाई है, और जेनसन्स अल्फा यानी कि अल्फा का भी आएगा कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है कि नहीं है। नंबर भी मिलेगा, कैटेगरी के साथ कंपैरिजन भी मिलेगा, और ये भी वो वेबसाइट खुद बता देगा। बहुत सारे वेबसाइट्स है, हर वेबसाइट में मिल जाएगा आपको रिस्क एनालिसिस के कि ये अच्छा है कि बुरा है, और आप कंपेयर कर सकते हो कई सारे फंड्स को इस बेसिस पे और चूज कर सकते हो। जब आप कंफ्यूज हो तो ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली अवेलेबल है, अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑनलाइन। बिल्कुल, और ये तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं आपको एक अच्छा फंड चुनने में और भी ज़्यादा मदद करते हैं। सिर्फ पास्ट रिटर्न के लिहाज से आप एक फ़ंड चुने, वो शायद उतना ज़्यादा कारगर साबित ना हो। कौन सा रिटर्न चुनना है, फ़ंड का जो रिस्क पैटर्न कैसा है, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है, जिसको समझने में हमारी मदद की हमारे आज के 2 एक्सपर्ट्स ने। कीर्तन, प्रतिभा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। करेंगे मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।